पंचायत में 750 एकड़ के परिवार के जमींदार हैं और आज़ादी के बाद से अभी तक मुखिया हैं, जिनका 500 घर आसामी है, 200 घर बेलविसर का स्वजातीय लोगों का है, उनको 830 वोट आता है और हमारे जैसे सामान्य परिवेश के आदमी को 630 वोट आता है। हमारे ग्राम पंचायत जो 3 गांव का है, 18,000 जनसंख्या जिस गांव में है, 10,000 एकड़ भूभाग जिस ग्राम पंचायत में है। ताज्जुब की बात है कि आज़ादी के आज से अभी तक ग्राम पंचायत में कोई सार्वजनिक स्थान ऐसे नहीं है जहां पर कि 52-55 आदमी बैठ सके। ग्राम पंचायत में किसी सरकारी योजना के अंतर्गत 50 कुर्सियां नहीं है। हम पूरे गर्व के साथ नहीं, पूरे अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर, वार्ड पंच, सरपंच और मुखिया जी 15 अगस्त, 26 जनवरी, ग्राम सभा, आम सभा, विशेष सभा कभी नहीं मिले। हमारे पास में हरेल मौजे जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमको मात्र 6 कट्ठा ही जमीन है। अच्छा। जिसमें हम 5 कट्ठा जमीन अपना अस्पताल को दे चुके, यानी हम भूमिहीन हो गए, हमारा बच्चे यहाँ पर भूमिहीन है। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत राज हरैल, जो कि मोहीउद्दीननगर प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी संध्या देवी के पति अजय कुमार सिंह हैं, जो अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत राज हरैल के सभी मतदाताओं को प्रणाम एवं अभिवादन करता हूँ और आपको बहुत बहुत स्वागत। आप अधिवक्ता हैं, और तो क्या ऐसा लगा आपको कि आपने ग्राम पंचायत राज में मुखिया के तौर पे चुनाव लड़ने का फैसला किया? देखिए, 2016 में लोगों के कहने पर मैंने मुखिया का प्रस्ताव स्वीकार किया। मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को बनाया। लोगों ने सहयोग भी किया। 630 मत मुझे प्राप्त हुए थे। मुखिया पद पर खड़ा होने का मेरा मुख्य मकसद ये था। नहीं तो लोगों ने आपको क्यों कहा? आप ऐसा क्या किया आपने पंचायत में? बता, हर कोई यही कहता है कि लोग पूर्व से मेरे द्वारा कुछ जनहित के कार्य किए जा रहे थे और जनहित के कार्य में जो बेसिक संरचना था ग्राम पंचायत का और पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था, कहीं न कहीं ये महसूस लोग कर रहे थे कि पंचायती राज की व्यवस्था का मूल भावना के प्रतिकूल ग्राम पंचायत में व्यवस्थाएं चल रही थी। क्या चल रही थी प्रतिकूल? जैसे ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का विकास न होना, आम सभा का न होना, विशेष सभा और आम सभा की जहाँ तक बात हुई तो आम लोगों में ये पता भी नहीं हुआ कि आम सभा ग्राम पंचायत के द्वारा कब किया जाए। पिछले हम कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से लेकर और जब से खास के 2001 से जब पंचायती राज व्यवस्था एक्टिव हुआ, 2006 में जब संशोधित अधिनियम आया, जब पंचायत को सरकार के बराबर का शक्ति दिया गया, कार्य करने के लिए उसको बल उपलब्ध करा गया, राशि उपलब्ध कराई गई, उसके बावजूद इस ग्राम पंचायत का भाग्योदय नहीं हो सका। 1954 से लेकर अभी तक जनता को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 1954 से लेकर के अभी तक उन्हीं के परिवार के मुखिया। हमारे यहाँ का जो पंचायती राज व्यवस्था का जब से संगठन बना, उस समय हमारे माननीय मुखिया बाबूराम नरेश सिंह थे, जो यहाँ के एक सामाजिक प्रवृत्ति के आदमी थे, बड़े आदमी थे, संपन्न व्यक्ति थे और उस समय समाजवाद व्यवस्था था। तो उनके द्वारा गांव समाज में जो कमजोर वर्ग के होते थे या जो मदद मांगने जाते थे, संपन्न व्यक्ति थे, तो खुले हाथ से मदद करते थे। तो जब पंचायती राज व्यवस्था का जब ऑब्जेक्ट आया तो ग्राम पंचायत के आदमी कहा कि ये आदमी तो मददगार हैं, और उस समय मुखिया जी के पास फंड भी नहीं हुआ करता था और मुखिया जी को एक माना जाता था कि ऐसे आदमी हो जिनके यहाँ 5 आदमी कभी भी जाए तो उनका व्यवस्था हो जाए। गरीबी थी क्षेत्र में, तो व्यवहार और व्यवस्था के कारण मुखिया जी को आजीवन यहाँ के लोग मुखिया रखे और मुखिया जी जब तक रहे तो समाज को अच्छा से लेके चले। जो उनके पास पर्याप्त फंड था, जो निर्धारित व्यवस्था था, उसमें अच्छा से किए। उनके मृत्यु के पश्चात 2001 में वर्तमान मुखिया के पति मुखिया के रूप में समाज के समक्ष आए और समाज के लोगों ने ये सोच के कि भाई मुखिया जी के बेटा हैं, तो अभी तक तो मुखिया जी चलाए समाज को, तो मुखिया जी के बेटा को
निर्वाचित। लेकिन आप जो बोले वो 2001 की कहानी है। 2001 और 2001 से पूर्व बाबूराम नरेश सिंह की जो बात नहीं, हम ये जानना चाहते हैं हाँ। कि 2001 में उनके पुत्र आए, जी हाँ, उसके बाद तो 15 साल और नहीं, रहा। 2001 से 2006 तक का। 2006 2006 में ग्राम पंचायत का रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण के श्रेणी में चले गए। तो आरक्षण 10 साल का आरक्षण का रोस्टर था, तो दूसरे अन्य जाति के लोग मुखिया जी बने। तो मुखिया जी के वर्तमान मुखिया जी के देवर और वर्तमान भूतपूर्व मुखिया जी के भाई या पूर्व मुखिया जी के लड़का वो वार्ड मेंबर के जरिए उप मुखिया के पद पर आ गए। तो ग्राम पंचायत में उनकी भूमिका मुख्य हो गई, तो फ्री नहीं हो सका। उसके बाद 2016 का जब चुनाव आया, जब हमारी पत्नी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि मुखिया जी की पत्नी आ गई और मुखिया जी की पत्नी 2016 से वर्तमान समय तक मुखिया है। तो इस तरह से आज़ादी से लेकर आज तक पंचायती राज व्यवस्था जब से बना तो मुखिया जी के परिवार। हम ये कहना चाह रहे थे कि लोग दूसरे लोगों को वोट देते होंगे, लेकिन जानते होंगे कि मुखिया जी का ही कैंडिडेट है। हाँ, जो आरक्षित जब तक रहा जी, जब बड़े घराने से थे, बड़े लोग थे, जी जी, तो लोग फिर वो काम नहीं की 2001 से 6 तक। तो लोगों ने उनके कैंडिडेट को क्यों जिताया? यहाँ पर हम आपकी बात को कहेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था में हम ये कहना चाहेंगे कि सब लोग मुखिया जी को चयन नहीं किए। अंक के आधार पर मुखिया जी का चयन होता है, जैसा आप सब जानते हैं लोकतंत्र में। तो बहुमत अंक के गिनती में होता है। तो पिछले इलेक्शन में संभावित 6000 वोटर पोल किए, तो 4000 वोट तकरीबन पोल हुआ, 6000 वोटर थे। तो 4000 मतदान में मात्र 850 ही हमारे वर्तमान मुखिया जी को मिला। तकरीबन 3200 मत जो था वो विखंडित हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया, अलग अलग कैंडिडेट के चला गया। अच्छा। तो जनता तो 3200 हमारे मुखिया जी के खिलाफ गया, लेकिन अंक में 850 उनका आ गया, इसलिए वर्तमान मुखिया बने। इसका मुख्य कारण है कि बड़े आदमी हैं, बड़े जमींदार हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा के सबसे बड़े जमींदार हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके बेलविसर भी समाज में कुछ हैं, जो उनके आसामी हैं, रैयत हैं, कुछ अवलाइद आदमी हैं। तो बहुत सारा फैक्टर होता है। आप हमारे ग्राम पंचायत में पूरे कहीं स्वतंत्र रूप से जाके घूर के देखिए। पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 15 साल की हम बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की स्थिति में जाके देखिए, कोई सड़कें नहीं है। मात्र एक सड़कें आपको अच्छी मिलेगी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बने हैं। उस सड़क के भी कुछ भूभाग को मुखिया जी के परिवार के द्वारा विवादित करा के संवेदक को डिस्टर्ब करके बनने से रोक दिया गया। जितने सड़कें बनी, इवन उनके घर तक यदि सड़कें जो बनी हैं, उस सड़कें के यदि आप हाल जाके देख लीजिए तो आप हमको कह सकते हैं कि हम दोषारोपित कर रहे हैं या गंभीर आरोप लगा रहे हैं या सत्यता है। ग्राम पंचायत के सड़कें में कहीं कोई बोर्ड लगे हुए नहीं, किसी योजना का बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो इस तरह से हमारे गांव में विकास की कोई बात नहीं होती है, व्यक्तिगत बातें होती है। व्यक्तिगत बात जैसे क्या बात होती है? जैसे मान लीजिए हम चुनाव में अपनी पत्नी को सहभागी बना, अब मेरे बारे में छीटाकछी होगी, गांव को बेच लेगा, समाज को बेच लेगा, ये करेगा वो करेगा। हमको वो कभी ये नहीं कहेंगे कि पिछला साल मैंने क्या काम किया। पिछले चुनाव में भी हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में जब हम पार्टिसिपेट किए, मैंने उनमें सहभागी बने, चुनाव में पत्नी को खड़ा किए, तो हमने अपना विजन को लिखा कि पीछे मैंने ये कुछ कार्य किए हैं और आने वाले समय में विभिन्न सरकारी योजना के मार्फत हम ये सब काम करेंगे। और उसका बुकलेट बना के हम ईच एंड एवरीवन प्रत्येक घर में हम दिए। लोग पढ़े न पढ़े ये उनका मैटर है। इस बार भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत जो होती है, गांव जो होती है, हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो मैनिफेस्टो टाइप का आप दिए वो समझ में नहीं आए हो। नहीं तो आपने माइकिंग करवाया क्या इसके? नहीं, हम माइकिंग नहीं कराया। हम प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ के सारी बात ऐसे अपनी भाषा में समझाए, लोग समझे, तभी तो 630 वोट हम लोग ऐसे सामान्य आदमी को मिला। जिस पंचायत में 750 एकड़ के परिवार के जमींदार हैं और आज़ादी के बाद से अभी तक मुखिया हैं, जिनका 500 घर आसामी है, 200 घर बेलविसर का स्वजातीय लोगों का है, उनको
830 वोट आता है और हमारे जैसे सामान्य परिवेश के आदमी को 630 वोट आता है। तो समझे तभी तो हमको वोट दिए ना। हमारे पास तो मसल्स मैन भी ना, भाई में अकेले हैं, हमारे बच्चे चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट डालने आते हैं। तो जनता समझा तभी तो हमको दिया 630 वोट। इस बार आपने जो बुकलेट दिया था पिछली बार, क्या क्या था उसमें? देखिए, उस बार के बुकलेट में मैंने कहा था कि ये सब काम हम कर रहे हैं। कौन सा काम? अब जैसे सड़क के संबंध में, बिजली के संबंध में, आर्सेनिक पानी के जलापूर्ति के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट के समय में, जो भूमि का भी हम चर्चा की, इस भूमि के संबंध में, सीमांकन के संबंध में, उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में, तो ये सब कुटीर काम उद्योग के संबंध में, हुआ है। बैंक के शाखा, हम आपको हम लिखित दे देते हैं, हम आपका कोर्ट का ऑर्डर दे देंगे, विभाग का पत्राचार का कॉपी दे देंगे। उस कार्य का मेरे पास साक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम अपने बड़ाई में बात कर रहे हैं या अपने, अगर साक्ष्य है तो दिखाइए आप। हाँ, साक्ष्य के रूप में मैं दिखा देता हूँ कि ये सारे जो हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश है। क्या क्या है इसमें? ये जो योजना है, एक सेकेंड, ये भूमि सीमांकन के संबंधित में मुखिया जी जो आप बता रहे थे नोटिस आया था, उसके योजनाएं हैं का सबूत है। ये मिडिल स्कूल के जीर्ण शीर्ण जो भवन है उसको निर्माण कराने के ये आदेश हाई कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश है। ये सब इसलिए हमने किया कि जनप्रतिनिधि न होने के कारण, एक साधारण इससे क्या फायदा मिला आपको? हम बताते हैं। जनप्रतिनिधि न होने के कारण, साधारण व्यक्ति होने के कारण जो आवेदन दिए तो विभाग में बहुत तत्परता से उस प्रकार नहीं हुए, सुनवाई नहीं हुए, तो हम इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय में ले जाके दाखिल किए जनहित याचिका के माध्यम से। क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो जानकारी है योजना से संबंधित, तो माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को सहमति प्रदान किया या न्याय निर्णय में दिया और डिपार्टमेंट को कहा कि कानूनन है, मांग उचित है, इसलिए इस पर कार्रवाई की, जिस पर यह कार्रवाई हो रही है। ये सारे खतियान जो हम दिखा रहे हैं, ये सारे खतियान वैसे है जो ग्राम चापर मौजे के अराजी बराजी थाना नंबर 189 जो चापर का भूभाग है, उसमें पटना जिला के बहुत सारे लोगों के द्वारा सर्वे करा लिया गया और इसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में गए, विभाग में गए और वहां से इसको हम खंडित करा के अभी वर्तमान में ये कार्य सर्वेक्षण के स्तर पर है। ये क्या समस्तीपुर जिला है? हाँ, ये जो सीमांकन का है कुछ, ये सीमांकन का है जिसके बारे में अभी हमने कहा, वो सारा डिटेल्स इसमें है। ये जमीन के जो खतियान है ये अनावाद बिहार सरकार है। अच्छा, ये हमारे बाहुबली लोग अपने कब्जा में रखे हुए हैं। ग्राम पंचायत के अन्य भूधारी को इससे अलग रखे हुए। बालाघाट कितना जमीन है ये टोटल? ये एक है 542 एकड़ अनावाद बिहार सरकार और ये एक जमीन है 129 एकड़ बालागंज का, जिसकी जमीन तो है लेकिन ये किसी व्यक्ति के कब्जा में से समाज को इससे कोई सरोकार नहीं है और ये सरकार की जमीन है। और ये सरकार की जमीन है, इसका किसी के पास में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया गया। ये जो है हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम चापर पंचायत हरैल में उच्च विद्यालय स्वीकृत हुआ है। उच्च विद्यालय इससे अभी नहीं है, अपग्रेड किया, इससे पहले नहीं था। अच्छा। तो इस स्वीकृति के बाद उस विद्यालय में किसी भी तरह के सुविधाएं उपलब्ध नहीं। उच्च विद्यालय का जो सरकार के नियम तो होना चाहिए, जैसे क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उसमें होने चाहिए था 1100 वर्ग मीटर का भूभाग जो होना चाहिए था, उसका छत से ढला हुआ होना चाहिए था, वर्ग कमरा होना चाहिए था 16 वर्ग कमरा, कंप्यूटर, 1500 किताब कम से कम होना चाहिए था, लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं होने चाहिए था। पंचायत में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी नहीं है। नहीं अभी जी नहीं, लाइब्रेरी नहीं है। ये जो हमारे अच्छा, इस पंचायत में खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, उसके लिए हम दिखाएंगे। कोई मैदान नहीं है, विद्यालय है लेकिन मैदान नहीं है। ये जो हम दिखा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, ये ग्राम पंचायत में जितने बसावट हरिजन टोली के हैं उस सारे हरिजन टोली में संपर्क सड़क से उनको संपर्कता देना है, एकल संपर्कता। ये जो आदेश हैं ये वार्ड नंबर 5 के
सब हाई कोर्ट के हैं, सब हाई कोर्ट सब हाई कोर्ट के जनहित याचिका के द्वारा जारी निर्देश हैं। अच्छा। और राज्य ग्राम पंचायत में 14 मुख्य सड़कें के निर्माण के संबंध में ये आदेश है, जिसका DPR बन चुका है और GNST में ये चला है, कोर नेटवर्किंग में है। और आने वाले कुछ ही समय में जब सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध होगा तो इसका टेंडर और भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो ये 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, जिसमें चापर उप स्वास्थ्य केंद्र में सारे फैसिलिटीज उपलब्ध करना है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य का मानक है। ये सब आप व्यक्तिगत रूप से के इसमें हम किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई सहयोग, आर्थिक सहयोग मैंने नहीं प्राप्त किया। अच्छा। और न ही इसके बारे में लोगों से हमने कोई चंदा लिया है, अन्य लोगों को हम इसके बारे में गवाही और आवेदन पर दस्तखत कराया। ये जब हमको समझ में आया कि इस तरह से हमको होना चाहिए, ये 94 आदमी को जिसको नोटिस आया है, जो आप दिखा रहे हैं इतना पेपर, हाँ, आम गांव के लोग तो नहीं समझ पाएंगे इसको। नहीं, आम गांव की हमारी समस्या ये हम समझ रहे हैं। ये बिजली के लिए हमारे माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया जनहित का याचिका का आदेश है। ये मुक्ति धाम से संबंधित जनहित याचिका का आदेश है, जिसकी हमने कहा सब गिरीश बोल रहे हैं सका है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2009 से 2012 से ऑन रिकॉर्डेड हमने एक कल्पना किया था कि ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम शमशान गिरी, जहाँ पर लोगों के शव जलाने का काम आए, वो एक जगह बने। मुक्तिधाम शमशान भूमि, मतलब जहाँ पर दाह संस्कार होता है, जिस तरह से मुस्लिम लोगों के लिए तो वहाँ पर कब्रगाह होता है, उसी तरह हिंदू में शमशान भूमि होता है। इसके लिए कोई व्यवस्था थी नहीं, ग्राम पंचायत में नियम ही नहीं था। ग्राम पंचायती राज एक्ट में एक जगह उल्लेख है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं था कि ग्राम पंचायत में मुक्ति धाम के लिए हम फंड एक्स्ट्रा देंगे। तो ग्राम पंचायत पर है कि आप मेंटेनेंस कीजिए, आप देखिए क्या करना है। तो कबीर अंत्येष्टि के पैसा तो आता है। कबीर अंत्येष्टि के पैसा व्यक्ति को दिया जाता है, 1500, 2000 रुपया, 3000 रुपया, ताकि आप जलावन खरीदे जाइए, जला दीजिए। लेकिन उसके लिए कोई स्थल चिन्हित नहीं, स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन सरकार के जब शहरी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर वो स्थल चिन्हित रहता है, जहाँ पर आपको सबका निपटारा करना है। वहाँ पर सारी सुविधाएं एक जगह मिलते हैं, वहाँ पर दाह संस्कार करेंगे, वहीं पर मृत्यु प्रमाण पत्र। ये पंचायत में नहीं थी, पंचायत में नहीं था, राज्य में कहीं नहीं था। अच्छा। मेरे ही पंचायत। तो उसमें हम 2012 में गए मानवाधिकार आयोग में। मानवाधिकार आयोग उसमें सुनवाई किया और उस पर संज्ञान लिया। 2014 में मानवाधिकार राज्य सरकार को कहा, क्योंकि राज्य सरकार कह रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा कोई पॉलिसी नहीं है। मेरा कहना था कि यदि शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है, तो मानवाधिकार हमारी बात को माना और उसने राज्य सरकार को कहा कि नहीं, आपको इस पर संज्ञान लेना होगा, सोचना होगा, और नीति नहीं है तो नीति बनाने का काम था, आपको नीति बनाइए आप। तो उसके बाद 2014 दिसंबर में ये आदेश आया। उसके बाद भी राज्य सरकार के यहाँ दर्जनों पत्राचार किए, पत्राचार पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो हम फिर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। जनहित याचिका जब आदेश फिर हमारे पक्ष में आया, जनता के पक्ष में आ गया, तो फिर राज्य सरकार के यहाँ देखे कि फिर भी कार्रवाई तेज नहीं हो रही थी। अब क्या किया जाए, तो अब फिर हम उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, अवमानना का केस किए कि साहब मानवाधिकार आयोग निर्देश दिया, आप निर्देश दिए, अधिकारी जो है वो मानने से इनकार कर रहा है। तो मैंने पिछला परसों अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा 18 तारीख को एक नीतिगत फैसला लिया गया। कहा गया कि सब पंचायत को हम 9 लाख रुपया देंगे और 700 कुछ लाख रुपया, 700 कुछ करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया कि हर एक पंचायत में मुक्ति धाम बनेगा, जहाँ पे खाना बनेगा, शौचालय बनेगा, पानी का व्यवस्था रहेगा, विद्युत शवदाहगिरी रहेगा और इससे पर्यावरण का भी रक्षा होगा। तो कुछ कार्य करने से कुछ कार्य तो हो जाते हैं, तो खुशी होती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, एक चल रहा था छोटा सा सेंटर। मैंने अपने निजी भूमि, आपको ये भी बता दें कि हमारे पास में हरेल मुझे जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमको मात्र 6 कट्ठा ही जमीन है। अच्छा, जिसमें हम 5 कट्ठा जमीन अपना अस्पताल को दे चुके, यानी हम भूमिहीन हो गए, हमारा बच्चे यहाँ पर भूमिहीन है।
आप और जो मुखिया है वो 7 मुखिया जी के 700 एकड़ जमीन है, लेकिन अभी उनका भी है? वर्तमान में है, उनका जमीन अभी वर्तमान में है। बहुत प्रॉपर्टी है, मोहद्दीनगर में बहुत प्रॉपर्टी है, समस्तीपुर में प्रॉपर्टी है, विभिन्न शहर में प्रॉपर्टी है, बड़े आदमी है, बड़ा व्यवस्था है। लेकिन उनके द्वारा वही दान में दिया गया है, जिसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र है और एक वही पंचायत भवन बना है, वही 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन दिया गया उनको, मात्र वही समाज में इतना ही उनका योगदान प्रचार हुई है। और उन्होंने हमको अंडरटेक किया है, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि ये होना चाहिए। ये सारे विभिन्न योजना है, क्या है भारत सरकार क्या है उसमें? इसमें ये है कि आपके गांव में हर एक ग्राम पंचायत में एक खेल की मैदान होनी चाहिए। हर एक मुझे तो लगता है इस मोहिउद्दीननगर प्रखंड में 17 पंचायत है, शायद ही कोई पंचायत में हो खेल के मैदान। हम तो कह रहे हैं कि मोहिउद्दीननगर हाई स्कूल का जो कैंपस है, खेल का मैदान था, उसमें जल जमाव हो गया। है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नीति में नहीं है, और जल जमाव होना कोई नीति में है। वहां पर कार्य क्षमता आपके कम जाते हैं। तो हम पहले भी कहे कि जो सरकार की नीति है, संविधान में जो मेरा अधिकार है, तो हम उस अधिकार की मांग तो करेंगे ना। तो अभी मैंने जब सरकार से ये मांग किया, जब पत्राचार किया, तो सरकार हमको कहा कि हाँ, ये विभिन्न सारी योजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा संचालित। सरकार तो हर योजना को देती है, लेकिन पंचायत में धरातल पे नहीं होती है वो। सवाल ये है ना कि हम में क्षमता भी तो होनी चाहिए। हम में क्षमता होनी चाहिए कि हम प्रखंड में जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से योजना पर बात कर सके। हम कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन की बात करते, वही बात हम कह रहे हैं कि हम कभी भी खुले में 20 आदमी के समक्ष आम सभा ग्राम सभा नहीं बुलाते हैं, उसमें जनप्रतिनिधि को के नाते हम पदाधिकारी को नहीं इन्वाइट करते। हम बात कहते हैं, प्रखंड में कृषि विकास पदाधिकारी हैं, कृषि के क्षेत्र में उनको बहुत जानकारी है, उनको हम पंचायत तक नहीं आने देते, हम वहीं पर बैठ के डील कर लेते हैं। मनरेगा के पदाधिकारी का हम रूम में बैठ कर डील कर लेते हैं। पंचायत सचिव से लोगों को भेंट नहीं होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को समय पर नहीं मिलता। फायदा तो उस पर वो पदाधिकारी है, उनको भी तो पदाधिकारी तो विवश है। क्या पदाधिकारी को सैलरी मिलता है, उनको काम करना है। काम करने की जिम्मेवारी पंचायती राज में आप लिए हैं। पंचायत राज अधिनियम कहता है कि जो भी पंचायत में इंडोर्स अधिकारी हैं, उनको छुट्टी ग्रांट मुखिया करेगा। अच्छा। और पंचायत सचिव हमारा एम्प्लॉय होता है मुखिया का, और मुखिया जी पंचायत सचिव के अधीन चले जाते हैं पैसे के लिए। तो जब जिस तरह से केंद्र में विकास का काम प्रधानमंत्री का होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का होता है, जी पंचायत में मुखिया का होता है। मुखिया का उससे कहीं अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा योजना बनाए जाते हैं, लेकिन योजना को जो कार्य रूप दिया जाएगा, वो कहीं भी कार्य होगा वो ग्राम पंचायत में ही होगा, और उससे जो डायरेक्ट लाभान्वित होगा ग्राम पंचायत की आबादी ही होगी, कहीं करे। आपके पंचायत में जो वार्ड काउंसलर है, वार्ड मेंबर है, सरपंच है, पंचायत समिति है, क्या वो काम कर पा रहे हैं? हम उसमें एक बात कह देते हैं, हमारे यहाँ 15 वार्ड है और 2 पंचायत समिति है, एक मुखिया जी, एक सरपंच साहब है, 15 गो वार्ड सचिव है, 15 गो पंच, यानी 52-53 आदमी हो गए, न्याय मित्र, न्याय सचिव और पंचायत सचिव लेके। हमारे ग्राम पंचायत जो 3 गांव का है, 18,000 जनसंख्या जिस गांव में है, 10,000 एकड़ भूभाग जिस ग्राम पंचायत में है। ताज्जुब की बात है कि आज़ादी के आज से अभी तक ग्राम पंचायत में कोई सार्वजनिक स्थान ऐसे नहीं है जहां पर कि 52-55 आदमी बैठ सके। ग्राम पंचायत में किसी सरकारी योजना के अंतर्गत 50 कुर्सियां नहीं है। हम पूरे गर्व के साथ नहीं, पूरे अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर, वार्ड पंच, सरपंच और मुखिया जी 15 अगस्त, 26 जनवरी, ग्राम सभा, आम सभा, विशेष सभा कभी नहीं मिलते। सब अपने अधिकार को नहीं यहाँ पर बताए ना कि वो जो परिवार हैं इतने बड़े हैं जहाँ पर साधारण आदमी जाने से डरता। आज भी गांव के किसी भी आदमी से आप मोहिउद्दीननगर विधानसभा में कहीं भी पूछिएगा तो बड़े आदमी यहाँ पर राम नरेश बाबू के परिवार है, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन उनके यहाँ यदि आप भी जाएंगे तो शायद आपको भी भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। उनका रहन सहन, रुतबा, शख्सियत देख आम आदमी जो वार्ड मेंबर जो आरक्षण के कारण बेचारे गरीब लोग हो जाते हैं वार्ड से चुन के, उनका क्या मजा है जो मुखिया जी के सामने कुर्सी पर बैठ के उनसे बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे। तो कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है, अधिकार की बात हम सब करते हैं।
पंचायत सचिव को ब्लेम करते हैं। पंचायत सचिव यदि आम सभा हो, सभी लोगों के द्वारा योजना यदि दिया जाए तो क्या लगता है कि आम सभा से पारित योजना है तो वीडियो साहब उसमें हस्तक्षेप करेंगे क्या? यदि वीडियो साहब हस्तक्षेप करेंगे तो हम डीडीसी साहब से बात नहीं कर सकते हैं क्या? हम डीएम साहब से रिप्रेजेंट नहीं कर, हम जनप्रतिनिधि होते हैं मुखिया, तो डीएम साहब से बात कर सकते हैं ना। एक पब्लिक होने के नाते यदि हम दर्जनों कार्य विभाग से लेकर हाई कोर्ट तक करा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के एक मुखिया बहुत सारे कार्य जो नीति निर्धारित तत्व हैं, जो उनको 33 कार्य दिए गए हैं धारा 22 के अधीन ग्राम पंचायत अधिनियम के जो धारा 22 है उसमें ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए हैं। 33 कार्य है, सब कॉलेज उसके एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो 33 डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य हैं तो वो करने के लिए तो हम इम्पावर्ड हैं। अच्छा चलिए ठीक, हम अभी जो पंचायत का चुनाव होगा होगी इसमें मुखिया का काम बताइए आप। देखिए मुखिया का काम मात्र विकास से संबंधित है। सरपंच का बताइए। सरपंच का काम न्याय से संबंधित है, शांति व्यवस्था से। पंचायत समिति पंचायत की बात को प्रखंड स्तर तक उठाने के लिए या योजना निर्धारित कराने के लिए इम्पावर। लेकिन वो तो सिर्फ प्रमुख बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। प्रमुख तो बनना अलग चीज है, नहीं, पैसे उस पर हम व्यक्तिगत इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हर एक आदमी का अपना विचार है। हम एक नागरिक होने के नाते हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता था। हम 3 नंबर पर थे, मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता था, हम रोते। जैसे हमारे 2 नंबर के जनप्रतिनिधि रोते रह गए 5 साल। नहीं, हम बोल रहे हैं कि पंचायत समिति का कार्य जो होता है बिल्कुल सही है, आप सही आप कह रहे हैं सही। हाँ, वही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए पद का कोई यदि दुरुपयोग करता है तो इसका मतलब जो नियम जो है वो गलत नहीं हो गया। नियम गलत नहीं है तो लोगों को तो ये लगता है ना कि पंचायत समिति का कोई काम नहीं, सिर्फ प्रमुख बनना काम है। हम बताते हैं कि अभी हम वोट मांगने के क्रम में पत्नी के लिए जो हम लोगों को कन्विंस करते हैं तो उसके क्रम में लोग के यहाँ जाते हैं। हम लोग उससे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि लोग हमसे कुछ पूछें। बहुत सारे लोग कोई चर्चा चलाने से अच्छा पहले ही कह देते हैं कि जाइए ना हम वोट देंगे ना, सोचते क्या है। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि आज आप विकास की बात नहीं करेंगे तो 5 साल आपका विकास नहीं होगा। यह विकास का मतलब सड़क बनना है, ये विकास नहीं है। व्यक्तिगत विकास की बात नहीं, सामूहिक विकास, सोच की विकास होगी। जब तक सोच हमारा विकसित नहीं करेगा, ग्राम पंचायत उसमें भूमिका अदा नहीं करेगा, तब तक हमारा समाज विकसित नहीं। वार्ड मेंबर का क्या कार्य होता है? वार्ड मेंबर का नई नीति के मुताबिक हर एक वार्ड मेंबर अपने वार्ड का मुखिया है। उतना ही पावर है जितना मुखिया को पावर है। मुखिया केवल उस वार्ड की मॉनिटरिंग कर सकता है। विकास के सारे कार्य वार्ड मेंबर के द्वारा कराए जाएंगे। उसको खुद का एक सचिव मिला, वार्ड सचिव। ऐसे 5 काम बताइए, अगर इस पंचायत की जनता आपको मुखिया के तौर पे चुनती है तो आप करना चाहें। सत्य तो ये है कि 5 काम से हमारा पंचायत का विकास नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी गिना देते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था, आप तो हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। शिक्षा, 100% ग्राम पंचायत की आबादी के जो बच्चे हैं उसको स्कूल में नामांकन और शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय में प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं वैसी सरकार से व्यवस्था कराने का भरपूर प्रयत्न, सफलतापूर्वक प्रयत्न। अच्छा, अगर एक मुखिया चाहे तो जो भी पंचायत में स्कूल है उसकी पढ़ाई की व्यवस्था सही करवा सकती है? बिल्कुल, हम बता देते हैं। कोई मुखिया जो सुने उनके लिए कंसेप्ट हो सकता है। हमारे ग्राम पंचायत में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे शिक्षक आए हैं। उनका आप ही लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उस पर हम नहीं जाते। सरकार से नियुक्त हैं, चयनित हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व शिक्षक हैं, उनका व्याकरण, ग्रामर, गणित ये सब बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अफसर से हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गांव में पर्याप्त व्यवस्था है। हम उनको ग्राम पंचायत के द्वारा खुशामद करके, मिला के, चाहे जिस भी प्रकार से सम्मान करके हम उनको कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा का स्तर ऊंचा। जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वो ऐसे माता पिता के बच्चे हैं जिनके माता पिता 400 रुपया प्राइवेट विद्यालय को देने में सक्षम नहीं। 400 रुपये, हाँ सही बात है। ये 400 रुपया उनके पर महीना बच्चे पर इन्वेस्ट करने की क्षमता हो तो गांव के भी प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। तो वैसे बच्चे आए हैं, उनके माता पिता को शिक्षा के बहुत ज्ञान नहीं है या महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो उस बच्चे को प्रमोट करने के लिए हम गाँव के सपोज दैट एक आर्मी मैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप हैं तो उसको फिजिकल फिटनेस कर दीजिए। लंबा पैर सही है, हाथ सही है, तो बच्चे से 6 क्लास से उसको थोड़ा सा यदि
व्यायाम करा दे, उसको भाग दौड़ करना सिखा दे, तो शायद उसका ज़िंदगी आसान हो जाएगा। जो शिक्षक रिटायर्ड हो गए हैं या कुछ नवयुवक हैं जो ग्राम पंचायत में हैं, अच्छे ज्ञान हैं लेकिन वो शिक्षक नहीं बने हैं, हम उनको किसी तरह प्रमोट करके विद्यालय में देते हैं। हम सरकार से बात करते हैं, माध्यम बनते हैं, उनको कुछ मानदेय का जो सरकारी टीचर होंगे उनका क्या होगा? इस सरकारी टीचर के साथ साथ हम एडिशनल रूप से करते हैं, हम प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसी विद्यालय में उसी बच्चों के लिए तो उनको हम ऑफ पेमेंट टाइम कौन पैसा कौन देगा उनको? पंचायत देगी। पंचायत का फंड है। आप जो वार्षिक बजट तैयार कर रहे हैं तो उसमें सब जगह है व्यवस्था ना। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हमको पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम बीओ साहब से कह न सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो है अच्छे क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो हम इस तरह से ग्राम पंचायत के बच्चों को विकसित कर सकते हैं। और काम बताइए। स्वास्थ्य, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट मुख्य काम है। निश्चित जानिए कि यदि मेरी पत्नी को ग्राम पंचायत मौका देता है तो हम पत्नी के माध्यम से ग्राम पंचायत में ये काम जरूर करेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति में जो अनएम्प्लॉय बाहर गए हैं, मैक्सिमम परसेंटेज में कहते 50% प्लस को हम आने वाला 5 साल में गांव में वापस करेंगे और एक बेहतर जीवन यापन देंगे। चौथा बताइए। कृषि के क्षेत्र में हमारे यहाँ 10,000 वर्ग एकड़ जमीन है। उस वर्ग एकड़ जमीन को, उपजाऊ भूमि को हम सिंचित करेंगे, एक एक खेत को, एक एक धूर को, और उसको हम 2 से 3 फसल कराएंगे वैज्ञानिक कृषि पद्धति से, और उससे हम अपने समाज का विकास करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में एक व्यक्ति 5 गाय पोसे हुए, 5 लीटर दूध होता है। यदि उसी को थोड़ा सा बैंक का पशुपालन विभाग थोड़ा सा मॉडरेट कर दे तो वही किसान 1 गाय पोसेगा, 15 किलो दूध उसको मिलेगा। अच्छा, तो कृषि के क्षेत्र में तो ये आपके द्वारा कहे गए 5 क्षेत्र हैं और मेरे द्वारा निर्धारित 17 अन्य कार्य हैं। बताइए। मत्स्य पालन, वन का रोपण, शमशान भूमि के लिए जलावन का प्रबंध करना, वृद्धों के लिए बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करना, गांव में एक भी विधवा, अनाथ, माता पिता से वंचित परिवार ऐसे नहीं होंगे जिनको ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्रोत से आय का साधन न हो। आंगनबाड़ी के 100% उपस्थिति, पूरक जो भी सप्लीमेंट है उसका, उसके साथ पर्याप्त मात्रा में आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाना। समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था तो हम पहले ही कह चुके हैं। इसके बाद जो मेरा कार्य है वो है स्वच्छता से संबंधित, आवास से संबंधित, और ये सारे विभिन्न कार्य को हमको करना है। भारत प्राइम को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।